गेले काय? ये एक्चुअली बहुत डेयरिंग प्रोजेक्ट है। ये फादर ऑफ कैपिटलिज्म जिसको बोलते हैं, उनका बुक उठाना एज ए मेडिकल स्टूडेंट और उसके कंसेप्ट्स उनको आके इधर समझाने की कोशिश करना है और वेरी बिग थिंग फॉर मी। और उससे बड़ा ज़्यादा डेयरिंग आप लोग का है कि मुझसे सुनने आए हो, आप इतनी बड़ी रिस्क लेके आप खड़े हो, तो उस पर बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आई फील। बट आज मैं ये प्रॉमिस करूँगा आपको कि एटलीस्ट आपको पर्सनली एज ए डॉक्टर, एज ए इंडिविजुअल पर्सन, ये नहीं कि देश कैसे चलाना है, बट आपके करियर में आपको इसका कैसे फ़ायदा हो सकता है। कैपिटलिज्म के जो बेसिक प्रिंसिपल्स एडम स्मिथ ने सेट किए, जो उसका पर्सपेक्टिव था कि ऐसा कैपिटलिज्म होना चाहिए, दुनिया ऐसी चलनी चाहिए, वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स आप तक पहुँचाओ एंड हाउ डू यू थिंक ओवर इट। बेसिकली आई कैन प्रॉमिस यू दिस कि आपको अगर कोई भी डाउट होगा डिसीजन लेने में कि मैंने कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, कौन से देश में सेटल होना चाहिए, मेरे को यूके जाना चाहिए, प्लान देना चाहिए, यूएसएमएलए देनी चाहिए, या मेरे को ऐसे कौन से स्किल्स सीखने हैं, इंडिया में सेटल होना है क्या, इंडिया में भी सेटल होना है तो कहाँ सेटल होना है, रूरल कंट्री साइड में हो या मुंबई में सेटल हो या फिर मैं टीयर 2 टीयर 3 सिटी में हो। तो ये क्वेश्चन ढूंढने के लिए आपको इंटरनेट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनका ज्ञान बस लेके आने से बेटर आप खुद वो थॉट प्रोसेस सीख जाओगे। यू कुड सिट विद अ पेन एंड पेपर एंड थिंक विद दीज प्रिंसिपल्स। दैट इज व्हाट आई प्रॉमिस यू। इट वाज अ वेरी बिग प्रॉमिस। तो पहला चैप्टर इस बारे में बोल रहा है कि कोई भी नेशन हाउ डज इट गेट रिच, रिचनेस का कंसेप्ट क्या है। तो पहले नॉर्मली अपन ऐसे सोचते हैं कि कोई भी कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी, कम इंपोर्ट करेगी, या फिर अपन भी ज़्यादा कमाएंगे, कम खर्चा करेंगे तो अपन वेल्दी बनेंगे, विल बिकम रिच। दिस इज द फर्स्ट थिंग। एडम स्मिथ बोलता है कि ये सबसे ज़्यादा बड़ी पागलपंती है कि ये करोगे तो तुम बिल्कुल वेल्दी नहीं बनोगे। क्यों बोल रहा है ऐसे? क्योंकि ही बिलीव्स इन डिवीजन ऑफ लेबर, कि तुम जिस चीज़ में अच्छे हो वही चीज़ करो। ऐसे तुम अपनी आजू बाजू देखोगे तो डॉक्टर्स होंगे, लॉयर्स होंगे, नॉट एवरीवन ट्राइज टू सेव मनी और सबसे ज़्यादा मेरी चीज़ें बेचूं। देखो कोई डॉक्टर है तो खुद फार्मिंग नहीं करता, खुद टेलर का काम नहीं करता, कुछ चीज़ें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि चलो ठीक है ये काम तो मैं ही नहीं करूँगा, आई एम गुड एट लुकिंग एट पेशेंट्स, आई एम गुड एट साइंस, आई विल डू माई जॉब वेल and I'll try to make maximum product or maximum service I'll try to give and make money, which in turn I'll try to buy product। ठीक है, तो ये चीज़ तो पहले वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। The road to success of nations is not कि ये बाहर ही सबसे ज़्यादा जाना है, अंदर सबसे कम आना है, मतलब imports minimum, exports maximum, this is not the thing। He says कि अगर कोई nation is good at say suppose making laptops, so make laptops, don't try to make even clothes भी मत बनाओ तुम लोग। अगर clothes तुम बहुत कम बना पा रहे हो, laptops बहुत ज़्यादा बना पा रहे हो, just focus on making laptops, clothes किसी और से ले लेना, just do trade। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है कि ये सेल्स की ये दोनों होने चाहिए और ट्रेड होना चाहिए। बेसिकली वो टेलिंग की ट्रेड करो, जिस चीज़ में तुम अच्छे हो उस पर फोकस करो, जिस चीज़ में तुम अच्छे नहीं हो वो दूसरे से ले लो। ये बेसिक स्ट्रैटेजी उसने बोली है। दूसरा प्रिंसिपल उसने जो बोला है, ही सेज प्रोड्यूस इन एक्सेस प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू अदर्स प्रोडक्टिवली एंड एक्सचेंज इट फॉर प्रोडक्ट विच इज ऑफ वैल्यूएबल टू यू। ठीक है, एक तो वो बात ये बोल रहा है, एक चीज मैं तुमको जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स में वो लिखता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट्स बनाओ विच इज वैल्यूएबल टू समवन एल्स, टू अदर्स, एंड एक्सचेंज इट फॉर सर्विसेज विच आर वैल्यूएबल टू यू। और एक बात,
ये जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं वो भी प्रोडक्टिवली बनाने हैं। इट डज नॉट से कि तुम कोई डिश सारे प्रोडक्ट्स बनाते रहो। जैसे सिंगापुर देखोगे तो इट डजंट डू एग्रीकल्चर एट ऑल, विच इज अ रिडिकुलस थिंग। दिस इज कि सिंगापुर शुड जस्ट डू दोज थिंग्स विच इट इज गुड एट। तो वो बस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज नॉट डूइंग प्रोड्यूसिंग गुड्स और एनीथिंग। चाइना जैसा वो कर ही नहीं रहा है, वो बस सर्विसेज और स्किल जॉब्स पे फोकस कर रहा है। तो प्रोडक्ट्स पे फोकस करो। प्रोडक्ट्स का मतलब क्या? दो चीजें, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, या तो गुड्स प्रोड्यूस करो या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस करो। दूसरी चीज, व्हाट इज वैल्यूएबल? वैल्यू क्या है? वैल्यू पे बात करता है वो, ये बताएंगे वैल्यू क्या है। एक्सचेंज एंड एक्सचेंज, हाउ विल यू एक्सचेंज? दिस इज वेयर मनी कम्स इन। मनी का काम ही यही है कि एक्सचेंज को फैसिलिटेट करेगा। एंड प्रोडक्टिविटी तुम कैसे बढ़ाओगे कोई भी चीज? That is what he talks about. So these are the four things he talks about in the first chapter. Products क्या क्या है वो तो ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज तुम देख लोगे। वैल्यू कैसे आती है उसके लिए एक टेम्पलेट है, ठीक है। पहला तो ये था, पहले जो बताया वो फॉर्मूला उसने बोला है, उस पर अभी इलैबोरेट करें। वैल्यू के कोई भी चीज की कैसे आती है? दिस इज कोई तो ओकेजन होगा, ओकेजन के वजह से डिजायर्स आएंगे और फियर, एंड देन यू विल डू एक्सचेंज। देखो, ही टॉक्स अबाउट ग्रे हाउंड्स। ग्रे हाउंड्स की रेस हो रही है, दो कुत्ते भाग रहे हैं मीट, एक छोटे से पीस मीट के टुकड़े के लिए भाग रहे हैं पीछे पीछे। दिस वोंट हैपन इन नेचर। ये नेचुरली दिखता ही नहीं है तुमको कि कोई कुत्ता भाग रहा है, बट ऑक्सीजन सेटअप कर दिया है उनके लिए कि ठीक है, तुम यहाँ से अगर ऐसे भागोगे तो तुमको यहाँ पे लास्ट में जाके रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसलिए वो कुत्ते भाग रहे हैं। तो उसने इंसानों को कुत्ता नहीं बोला है, बट वो ऐसा बोल रहा है कि ऑक्सीजन जब बनता है ना तो लोग ऑटोमेटिकली चीज़ें करते हैं। यू कैन एक्सचेंज इट कि तुम ऐसा भागेगा तो तेरे को ये मिलेगा, तो वो मिलने के लिए कुत्ता भागेगा, ठीक है। तो इसके लिए और ओकेजन्स तुम्हें बताता हूँ। जैसे शादी हो रही है तो वेडिंग ओकेजन हो गया, वेडिंग की वजह से इवेंट डिजायर्स बनते हैं कि मैं अच्छा कमाऊँ या फिर मे बी हनीमून के लिए अच्छी जगह जाऊँ। तो फिर लोग आते कि देयर इज अ चांस फॉर एक्सचेंज, देयर इज अपॉर्चुनिटी टू सेटिस्फाई दैट डिजायर। एक भूख जो बनती है ओकेजन की वजह से, उसको क्वेंच करने के लिए, उसको उस भूख को मिटाने के लिए देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सचेंज, एंड देन पीपल सेल डिनर फिर, ठीक है ठीक है। दूसरी बात, सपोज सिक्योरिटी चाहिए किसी नेशन को सिक्योरिटी चाहिए, तो पीपल व्हाट यूएस विल डू कि टेररिज्म बढ़ाएगा। फिर टेररिज्म बढ़ गया तो अपने ओकेजन बन गया कि टेररिज्म है तो बेचो वेपन्स। डिजायर इज फॉर सेफ्टी, लाइफ एंड डेथ। लाइफ हो रही है तो यू वांट समवन टू बी सेफ, द मदर टू बी सेफ। ऑक्सीजन है, डिजायर है, एक्सचेंज करो। कोई मर रहा है तो अगर मरते मरते तुम बचा तो नहीं सकते, ऑफ कोर्स बचा लोगे तो हॉस्पिटल आता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को चाहिए कि भाई मैं मरते टाइम पैसा तो लेके नहीं जा रहा हूँ, पैसा तो यही रख के जाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर कोई आके बोले कि तू मर रहा है ना, मैं तेरे को पैसे दूंगा, ऐसे इंश्योरेंस कंपनियां आ जाती है कि चलो तू मर रहा है तो तेरे को पैसे मिलेंगे। तो फिर वहां पे एक और इवेंट बना दिया, उस पर डिजायर बना दी कि अच्छा तुम मरने पे पैसे मिलते हैं, चलो बेच, मैं इंश्योरेंस ले लेता हूँ। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सचेंज आ गया। तो ही सेज कि वैल्यू ऐसे बनती है कि तुम ओकेजन्स बनाओ, उससे डिजायर्स बनेंगे और उससे तुम एक्सचेंज कर पाओगे। जैसे इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन की वजह से लोगों को चाहिए कि मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट हो, तो अपॉर्चुनिटी आती है कि फेक सर्टिफिकेट बनाओ, मैं धंधा करूंगा तुम्हारा, फेक सर्टिफिकेट का धंधा हो सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स आते हैं, ठीक है। तो हो गया, मेरा मेन पॉइंट हो गया, अभी मैं जा सकता हूँ। सो फेयर इलेक्शंस के ऊपर दूसरा धंधा बनाएंगे अभी, ठीक है। एडम स्मिथ आगे क्या बोलता है? प्रोडक्टिविटी। एक तो वैल्यू बोल दिया, कोई भी चीज वैल्यूएबल है इसलिए तुम एक्सचेंज कर पा रहे हो, उसको प्रोडक्टिवली कैसे बेचोगे, बनाओगे, उसको प्रोडक्टिवली कैसे बनाओगे? बिकॉज
प्रोडक्टिवली बनाओगे तभी तो एक्सचेंज एक्सेस में बनेगी वो चीज। जब तुम्हारे पास एक्सचेंज एक्सेस में वो चीज होगी तो तुम्हारे पास कंपिटिटिव एडवांटेज होगा। तो प्रोडक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट इन आवर फील्ड ऑल्सो यू विल सी कि प्रोडक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ? वैल्यू का फॉर्मूला उसने दे दिया ओकेजन का, प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला भी उसने दिया है। प्रोडक्टिविटी के लिए वो बोलता है 3 चीज इंपॉर्टेंट है, स्किल, डेक्सटेरिटी एंड थर्ड वन इज जजमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लेबर। अब ये dexterity was valid in his times. He was in 1798 में ये बुक पब्लिश हुआ था, तो dexterity बोल दिया उसने। dexterity क्यों, स्किल क्यों और जजमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लेबर क्यों, इस पे भी उसने एलैबोरेट किया है। स्किल क्यों? क्योंकि उस जो भी चीज तुम बनाओगे तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर स्किल अच्छा है तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। डेक्सटेरिटी क्यों? क्योंकि 2 हाथ से काम हो रहा है, ऐसे उसको बोलना था। इन टुडेज वर्ल्ड डेक्सटेरिटी की जगह तुम टेक्नोलॉजी बोलो या फिर लेवरेज बोलो, टेक्नोलॉजी या लेवरेज, ये दोनों चीज एटलीस्ट मतलब एक बहुत अच्छा वर्ड मैंने सीखा है, मैं बार बार बोलते रहता हूँ, लेवरेज। अगर ये चीजें तुम्हारे पास है तो तुम क्वांटिटी बढ़ा पाओगे, तुम्हारे जो भी तुम काम कर रहे हो, प्रोडक्ट्स जनरेट कर रहे हो, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और जजमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लेबर, ये पहले बोल देता हूँ कि सीईओ इतना ज्यादा पैसा क्यों लेता है। कोई सीईओ 10 करोड़ लेता है, कोई 20 करोड़ लेता है। कोई अगर वो कंपनी के मालिक को आकर बोलता है कि भाई ये इसको 10 करोड़ क्यों दे रहा है, मैं तेरे को 2 करोड़ में कर देता ना, सेम काम मैं भी वैसे ही करूंगा, सब उसको 10 करोड़ तेरे 8 करोड़ बचा दूंगा। लेकिन अगर तुम सोचो ऐसे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अगर कोई सपोज 500 करोड़ की कंपनी है और सपोज एक डिसीजन का तुमको बनता है 5 करोड़, वैसे 100 डिसीजन के 500 करोड़ बनते हैं। ऐसे सोचो कि वो सीईओ 100 डिसीजन लेता है, ईच डिसीजन कॉस्ट 5 करोड़ दैट कंपनी। और जो अभी का बंदा है जो 10 करोड़ लेता है, ही टेक्स 70 डिसीजंस करेक्टली, और जो दूसरा बंदा आएगा मे बी ही विल टेक लेस डिसीजंस करेक्टली, सपोज ही टेक्स 60 डिसीजंस करेक्टली। और अगर तुमने 8 करोड़ के लिए उसको बिठा दिया तो तुमको 50 करोड़ का वहीं पे घाटा हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इस कंटेक्स्ट में बोला कि जजमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लेबर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अलोंग विद स्किल एंड डेक्सटेरिटी। ठीक है, तो जजमेंट ऑफ एप्लीकेशन बोल दिया। स्किल के बारे में वो क्या बोल रहा है कि तुम्हें कौन सी स्किल सीखने चाहिए जो तुम्हें ज्यादा पैसा बना के देंगे। ऐसा मत करो कि कोई भी स्किल ले लो, ठीक है। तो स्किल के बारे में उन्होंने 6 पॉइंट बोले, 6 नहीं 5 पॉइंट बोले, ठीक है। Which skills are worth to be learned? First one, ऐसा स्किल जिसमें एक्सपेंसेस एंड डिफिकल्टीज ज्यादा हो। डिफिकल्टीज मतलब लॉन्ग लर्निंग पीरियड हो, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है। इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी ऑफ नेचर ऑफ वर्क, जो काम बहुत इनकंसिस्टेंटली होता रहे। मतलब जैसे माइनिंग है, गोल्ड की माइनिंग है, कुछ सीजन्स में ही कर सकते हैं, रेनी सीजन में इट इज इम्पॉसिबल। या फिर मेशनरी का हो तो इट इज यू कैन डू इट ओनली इन सम सीजन्स। नाउ आई डोंट नो इफ देयर इज एनी वर्क व्हिच कैन नॉट बी डन इन ऑल द होल ऑफ द ईयर। तो इनकंसिस्टेंट हो अगर वो काम। तीसरी बात वो बोल रहा है कि ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस काम में है, trust and responsibility usually it is high with lawyers and doctors
क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लाइफ कोई बंदा आपके हाथ में पूरी लाइफ दे रहा है। इवन दैट्स व्हाई लॉयर्स एंड डॉक्टर्स गेट पेड रियली वेल। चौथी बात है इम्प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। न्यूरोसर्जरी या फिर शेरपास देख लो, जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने को लेके जाते हैं, मे बी यूल डू इट, मे बी यूल नॉट। द इम्प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी लो। I mean, probability of success is very high, improbability is very low, right? And the fifth one is dirty and disagreeable work. OBGYN. So if you consider all these things, he says कि ये 5 चीजें अगर साथ में आ जाए तो दैट स्किल बिकम्स वेरी वेरी वैल्यूएबल। इसके लिए वेजेस लेबरर्स कम मिलेंगे, तुम्हारे कंपटीटर्स बहुत कम रहेंगे, एंड यू विल ऑटोमेटिकली गेट रियली पेड रियली वेल। एक्सपेंसेस और डिफिकल्टीज में ना एक बहुत अच्छी बात बोली है, मतलब कि अगर तुम कुछ भी काम कर रहे हो तो उसमें 5 लोग आके बोलेंगे नहीं भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इससे अच्छा हो, ऐसे हो सकता है, ये काम अच्छा नहीं किया, इससे ये ऐसे बेटर हो सकता है। जैसे हमारे इंटर्नशिप में हुआ था कि ब्लड कलेक्शन ले रहे थे, तो एक पेशेंट बोल दिया भाई ये तो क्या, मैं ब्लड कलेक्शन मैं भी कर लूंगा, इसमें क्या है, कोई भी कर लेगा, आपको इतना भी नहीं आता करके। बट द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ डॉक्टर इज दैट यू कैन से कि भाई ले कर ले कलेक्शन, एंड ही वोंट बी एबल टू डू इट। उसको नहीं पता होगा, बिकॉज डिफिकल्टीज, बार्गेनिंग पावर आती ही नहीं है। कोई ऐसे बोलता ही नहीं कि भाई थोड़ा ऑपरेशन के लिए 50,000 लगेंगे, बोल दिया डॉक्टर ने, तो कोई बोलता नहीं है सर 20,000 में कर दूंगा। अगर जान का सवाल है तो कोई पूछता नहीं है, ठीक है? तो बार्गेनिंग होती ही नहीं है ऐसे चीज़ों में। दैट्स व्हाई ये पूरा कंसिडर करके अगर ये 5 चीज़ कंसिडर करोगे तो वो स्किल बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। इसी वजह से डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, मतलब डॉक्टर्स गेट पेड रियली वेल। जैसे ओपी कपूर सर जो है, ही टेक्स 20,000 रुपीज पर कंसल्टेशन। और डिफिकल्टीज की बात आ रही है तो कोई कोर्स अगर बहुत ज़्यादा लंबा है तो नॉट मेनी पीपल विल लुक फॉरवर्ड टू डूइंग इट। तो ओपी कपूर सर एक और बात बोले थे कि मैं अगर होता MBBS का सिलेबस डिज़ाइन करने के लिए मैं होता तो मैं MBBS बस 2 साल में ख़त्म कर देता। इतना सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाद में जाके लोग वैसे भी स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो MBBS 2 साल का ही होना चाहिए, बाकी सब टाइम पास होता है कॉलेज में, तो 2 साल का कोर्स कर दूंगा। बट नाउ सर इज राइट, इससे तो पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स बढ़ेंगे, क्वांटिटी विल इंक्रीज। बट ओपी कपूर सर अर्न्स रियली वेल। 20,000 रुपये कंसल्टेशन फी इसी वजह से ले पाते हैं क्योंकि MBBS का कोर्स इतना लंबा है, ठीक है? तो एडम स्मिथ ये बोलता है कि ओपी कपूर सर बेसिकली MBBS छोटा मत करो, बड़ा है तो बड़ा रहने दो, इसलिए पीपल आर अर्निंग रियली वेल। सेकेंड चीज, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में कम तनख्वाह क्यों मिलती है? व्हाई डू डॉक्टर्स गेट पेड 2 लाख एंड 2.5 लाख डिस्पाइट डूइंग PG? क्योंकि डिफिकल्टीज कम हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी बढ़ जाती है उधर, क्योंकि रिस्क नहीं ले रहा डॉक्टर खुद का, नाम हॉस्पिटल का जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अकेले पे नहीं आ रही, बहुत सारे डॉक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, हॉस्पिटल पे नहीं आ रही, उनका नाम नहीं आ रहा है बीच में, और प्रोबेबिलिटी सक्सेस बढ़ रही है क्योंकि उधर जाता है तो बंदा ठीक होके ही आता है, वो डॉक्टर का नाम नहीं आ रहा है, वो हॉस्पिटल में जाके बंदा ठीक होके आता है, तो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और भी चीज़ें हैं, जैसे रेंट जा रहा है उधर, वो बिल्डिंग बन रही है, इतना अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है, तो उसमें पैसा भी चला जा रहा है, इसलिए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। ये मेरे कंक्लूजन ऐसे यू कैन ड्रॉ बेस्ड ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स यू लेइंग डाउन, ठीक है? ये हुआ स्किल का। दूसरा है लेवरेज। तो हायरार्की ऑफ प्रोडक्टिविटी, हायरार्की ऑफ प्रोडक्टिविटी में पहला चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बोलते हैं कि लेवरेज है। लेवरेज मतलब क्या? ये सपोज कोई किसी बंदे ने दुकान डाली है गेट नंबर 2 के बाहर, मतलब स्टेशनरी का धंधा करने वालों, ऐसे एक बंदे ने सोचा, तो वो बोला कि चलो मैं गेट नंबर 2 के बाहर एक दुकान खोल देता हूँ, जितना बेच सकूंगा बेच दूंगा। और वही दूसरे बंदे ने क्या बोला कि चल मैं ऑनलाइन सेलर बनूंगा, बस इंटरनेट पे अमेजोन पे एक सेलर बन जाऊंगा और उधर बस प्रोडक्ट लिस्ट करते रहूंगा।
अभी जो पहला बंदा है, जब तक वो जाग रहा है, जब तक वो खुद काम कर रहा है, तब तक ही बेचेगा। जब सोएगा वो बेच नहीं पाएगा, तो दिन का बस 16-17 घंटे का धंधा कर पाएगा वो। दूसरा बंदा है जो ऑनलाइन कर दिया है, वो 24 घंटे बेच रहा है। वो बस इस लोकेलिटी में नहीं बेच रहा है, वो पूरे देश भर में बेच सकता है। ये हो इस बात में। तो दूसरे बंदे के पास बहुत बड़ा लेवरेज है। वो जितना डिसाइड करे उतना बड़ा सोच सकता है। उस पर कुछ लिमिट नहीं है कि वो कितना बड़ा बिजनेस करेगा, किस चीज का बिजनेस करेगा। अगर कोई बंदा सोचे कि मैं चाय का बिजनेस करूंगा, कोई बंदा सोचा कि चाय का बिजनेस करूंगा, तो एक बंदे ने सोचा कि मैं चाय की दुकान डाल देता हूँ, रात की चाय बना लेता हूँ, ऐसा कुछ। दूसरा बंदा बोला कि मैं चाय को पैकेज करके बेच दूंगा। गर्म चाय होती है वो अलग है, मतलब दूसरा कुछ स्पोर्ट्स ड्रिंक का सोच लो। वो उसने पूरा मशीनरी बना दिया कि जो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो वहां पे वो कितने मार्केट को सर्व कर सकता है इज नॉट लिमिटेड, वो अनकैप्ड है। इसको बोलते हैं लेवरेज। तो दूसरे बंदे के पास लेवरेज है। लेवरेज के लिए ये बहुत बहुत सही चीज लगी मेरे को। ये फॉर्मूला बोला है कि प्रोडक्टिविटी इज एफर्ट इनटू लेवरेज। ठीक है, एक बार देख लो। प्रोडक्टिविटी इज एफर्ट इनटू लेवरेज। एफर्ट इज ऑलवेज कैप्ड, क्योंकि दिन में बस तुम्हारे पास 24 घंटे है। लेवरेज इज अनकैप्ड, उसका कोई लिमिट ही नहीं है, वो कितना भी बढ़ा सकते हो तुम लोग। एंड विद इंटरनेट ये लेवरेज का ये जो बाजू है ना, तो ये एरिया कितना भी बढ़ा सकते हो तुम लोग। तो वो बोल रहा है कि लेवरेज जितना ले सकते हो उतना ले लो, बट दिस लेवरेज इज अ वेरी डबल सॉर्टेड थिंग। कि तुमको अगर धंधा करना आता है तो ही लेवरेज करना चाहिए किसी में, क्योंकि अगर इंटरनेट पे किया, सब चीज ऑटोमेट कर दिया, एंड इफ यू कैन नॉट डू द बिजनेस प्रॉपर्ली, इट विल बैकफायर ऑन यू। ठीक है, तो इट इज इवन वैलिड इन स्टॉक मार्केट्स कि अगर कोई 20 गुना लेवरेज लेके अगर बैठा ही है पैसे गंवाने को, तो 20 गुना ज्यादा गंवाएगा पैसा। सो इट इज अ डबल साइडेड स्वॉर्ड। ये हुआ लेवरेज की बात। और तीसरा जजमेंट ऑफ टूल्स, जो मैंने बोला, जजमेंट कितना अच्छा है उसका, कि आप लेबर कहाँ पे लगना चाहिए। जजमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लेबर। पहले ऐसा क्या चीज है बोलते हैं। एक्सचेंज जो हो रहा है ना, व्हाट इज मनी एंड वेयर डज मनी गेट इट्स वैल्यू फ्रॉम, एंड व्हाट एग्जैक्टली ये बना कैसे है, ये शुरुआत कैसे हुई। तो मेरे हाथ में अभी ये 2 का सिक्का है। एक का सिक्का मेरे को मिल नहीं रहा, ये क्या है, बट 1 रुपी, 1 रुपये है। 10 वो भी दे दो। ₹1 का ये जो हैदराबाद में जो मिंट है आरबीआई का, उसने रिसेंटली डेटा रिलीज किया। ठीक है, कि ₹1 का सिक्का बनाने के लिए, ₹1 का कॉइन बनाने के लिए इट टेक्स 1.11 रुपीज। इट कॉस्ट 1.11 रुपीज टू मेक 1 रुपी कॉइन। इट टेक्स 1.32 रुपीज टू मेक 2 रुपी कॉइन। इट टेक्स 3.69 रुपीज टू मेक 5 रुपी कॉइन, and it takes 5.54 rupees to make 10 rupee coin. ठीक है, तो ₹1 का सिक्का तो नुकसान में ही बन रहा है। क्या चल रहा है भाई तुम क्या कर रहे हो। तो मतलब जो बंदा सबसे ज्यादा ₹1 के कॉइन कलेक्ट करेगा वो सबसे ज्यादा अमीर बनेगा, ऐसा है क्या है ये। मतलब पैसे को फंडा क्या है उसका। तो एडम स्मिथ बोलता है कि भाई पैसे की इंट्रिंसिकली कुछ वैल्यू है नहीं। मनी हैज नो वैल्यू इन इटसेल्फ, या फिर यूज इसका कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। जैसे एमएवी बंटाई भी बोलता है, पैसे को खाएगा क्या। तो खा तो नहीं सकते पैसे को, मतलब खाते हैं कुछ लोग, वो अलग बात है, लेकिन यू कैन नॉट एक्चुअली यूज इट इन एनी वे। उसका खुद का कुछ यूज नहीं है। इट हैज यूज इन एक्सचेंज, इट गेन्स वैल्यू फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ इट। तो इस मनी को बोलते हैं एक्सचेंज फैसिलिटेटर। इफ आई वांट टू एक्सचेंज सम प्रोडक्ट विथ यू, तो आई कैन नॉट से कि हाँ भाई, मतलब मैंने तेरे को पेशेंट भी ठीक कर दिया, तो तू मेरे को आधा बोरा ये दे दे। वो बोलेगा नहीं, आधा बोरा बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आता था कि तुम पैसे कैसे ले रहे हो, कि डिसाइड कैसे करते हो कि हाँ मैं तुमको फॉर्मूला ढूंढ के दे दूंगा कि पिंक कलर कैसे बनता है। तो तुमको चाहिए ना फैक्ट्री में पिंक कलर बनाना है,
तो मैं बता दूंगा फॉर्मूला, लेकिन मैं तुमको 50,000 लूंगा। भाई तूने डिसाइड कैसे किया कि तब 50,000 लेगा तू? या फिर अगर मेरे को बिजनेस डालना है तो कंसल्टेंसी करते हैं, वेयर शुड आई लॉन्च इट, व्हाट हु इज माय टारगेट ऑडियंस, तो कंसल्टेंसी बता देती कि ये है। बट हाउ डिड यू डिसाइड कि इसका इतना पैसा लोगे तुम? बिकॉज इट इज टोटली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कोई डॉक्टर मुंबई में बैठ के 20,000 ले रहा है या फिर 2,000 लेते हैं, लेकिन रूरल में उसी एडवाइस के लिए, उसी डिसीज के लिए अगर दूसरा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है तो वो बस 500 रुपये ले रहा है, 200 रुपये ले रहा है। रूरल में तो 50 रुपये के ऊपर देते नहीं है पेशेंट। ये चीजें क्यों हो रही है? ये चीज, इसके बारे में भी बोलता है एडम स्मिथ। कॉस्ट का क्या फंडा है, कॉस्ट कोई कैसे डिसाइड करता है? तो कॉस्ट का एडम स्मिथ बोलते हैं कॉस्ट इज वेज प्लस प्रॉफिट प्लस रेंट। लेबरर को देने वाला कॉस्ट, बिजनेस और उसके कंपोनेंट्स जिससे भी वो बिजनेस बन रहा है उनका प्रॉफिट मार्जिन प्लस रेंट कितना है उस चीज का। मतलब कोई भी सामान लेने में हो वो रेंट, या फिर वो जगह का रेंट हो। दीज आर 3 थिंग्स दिस डिटरमाइन कि किसी भी चीज का कितना कॉस्ट होने वाला है। तब से लेके आज तक दिस थिंग इज ट्रू कि रेंट में सबसे ज्यादा जो बंदा रेंट पे दे रहा है वो सबसे पहले पैसा लेगा। दैट इज द फर्स्ट फैक्टर विच विल बी कंसिडर्ड, और फिर बाकी के काम होंगे। कोई भी चीज, मतलब मुंबई में सबसे ज्यादा महंगी चीज क्या है? रेंट है। इसलिए मुंबई में जो भी डॉक्टर बन रहा है तो विल चार्ज मोर। स्किल्स वगैरह तो ठीक है, दैट इज डिबेटेबल, बट सबसे ज्यादा जो फैक्टर एड इन होता है इज रेंट का फैक्टर। दूसरा फैक्टर है कि प्रॉफिट, हाउ मच प्रॉफिट डू यू वांट टू सस्टेन द बिजनेस इटसेल्फ एंड टू कंटिन्यू प्रोवाइडिंग द सर्विस। एंड द लास्ट फैक्टर व्हिच इज कंसीडर्ड यूजुअली इज वेज। नाउ इफ यू लुक एट योरसेल्फ एज अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, दिस इज आल्सो ट्रू। तुम लोग लास्ट में ये चीज कंसीडर करो, तुम डॉक्टर्स को कितना पे करोगे। No profit. Look, if I want to do something, I consider the profit margin at the end क्योंकि मेरे को पहले जो wages is my cost of the business ना, but consider it first before profit. But you cannot sustain it without profit, क्योंकि wage continuously देना चाहिए। I cannot sustain business without considering wages ना. Wages will be considered last, but you will have to consider profit first. Because wages अगर पहले consider करोगे तो तुम profit को ये नहीं कर सकते, you cannot squeeze in profits, क्योंकि even the wages will need increment. You'll have to upskill the laborers also. That will require extra cost. और अगर कल को रेंट वाले ने ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए, अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो you cannot squeeze in वापस इनका अगर तुमने बढ़ा दिया तो इसको कम नहीं कर सकते हो तुम। हाँ। But I think you would have considered wages first ना, क्योंकि profit तो उसको बाद में, profit तो भी कम ज़्यादा होगा चलेगा, wages तो उसको देना ही पड़ेगा। मिनिमम तो वहाँ ये तो पगार देगा ही। हाँ। जो कंट्रीज इसका हाँ। And sir is talking like a businessman. We are thinking like a doctor, like wages first होने चाहिए. Sir is thinking like a capitalist businessman. हाँ ये भी है, लेकिन तुम जो बात कर रहे हो ना, जहाँ पे वेजेस का पहले सोचना पड़ता है, जहाँ पे लेबरर्स का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। सोचना पड़ना चाहिए और सोचते नहीं है। नहीं वो भी नहीं है। जब ये चीज होनी शुरू होती है यूजुअली, तब वो कंट्री डिक्लाइन में जाना शुरू करती है, क्योंकि कम वेजेस में हमेशा कोई ना कोई करने के लिए तैयार होगा। अगर कोई काम सिंपल है उतना, तो उससे कम में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कंपटीशन होगा उस काम करने के लिए। हाँ वो भी बोलूंगा मैं कि वाई इज आईफोन डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया एंड मेड इन चाइना। ठीक है, तो वो भी बोलूंगा, बट कंपटीशन हमेशा रहेगा कुछ काम करने के लिए। अगर वो काम बहुत आसान है तो हमेशा देयर विल बी पीपल हु विल बी लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी कि मैं पैसा लूंगा, मैं पैसा करूँ, कम पैसे में कर देता मैडम साहब, आप क्यों बढ़ा के दे रहे हो, मैं कर दूंगा। अगर तू बढ़ा के मांग रही है तो मैं बोलूंगा तू मत कर, मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ,
इसलिए इवन इन सिटीज देयर आर मोर डॉक्टर्स अवेलेबल, इसलिए वो ज़्यादा बढ़ाते भी नहीं है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ BMS डॉक्टर और BHMS डॉक्टर, सॉरी जो भी देख रहे नहीं देख रहे जो भी है, बट दे विल ऑलवेज डू इट फॉर लेस देन यू। तो वेजेस तो हमेशा लास्ट में कंसिडर होंगे, ये एडम स्मिथ खुद बोल रहा है, जो बंदा मार्क्सिस्ट पॉलिसीज पे बेस्ड है, जिसको लेफ्ट की तरह देखते हैं लोग। देखो सर, क्लियर के ये ऐसा होना चाहिए टू बी सक्सेसफुल कैपिटलिस्ट, या ऐसा होता है? ऐसा ही होगा, दैट इज हाउ ही सीज इट, कि कैपिटलिज्म में पहले प्रॉफिट्स ही कंसीडर होंगे, लास्ट में वेजेस कंसीडर होंगे। और हमेशा ही सेज कि जो बंदा स्क्वीज होता रहेगा ना, अगर बाकी के वेरिएबल चेंज होते रहेंगे, अगर कॉस्ट को भी कंसीडर करके तुम लोग अभी कांस्टेंट अपन सपोज कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट कॉस्ट ऊपर नहीं जा रहा, अपन इसको भी कांस्टेंट करके अज्यूम कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट तुमको ज्यादा बढ़ाना है क्योंकि तुम्हारे कंपटीटर्स आ गए, तुम प्रॉफिट कम नहीं कर सकते अगर तुम्हारे कंपटीटर्स आ गए, देन यू विल डाई। रेंट तो कांस्टेंट है ही, तुमको देना पड़ रहा है, तो जो बंदा स्क्वीज जाएगा, जिसका कटेगा वो वेजेस लेबरर का ही कटेगा इसे। मशीन कॉस्ट वगैरह भी इंक्लूड करता है क्या? हाँ, मशीन कॉस्ट, इनपुट आउटपुट, हाँ मटेरियल्स का सब कॉस्ट उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो अभी आई एम अज्यूमिंग कि सब लोग को पता है सेबी क्या होता है। ये है एम्प्लॉई, ये है सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस एंड इन्वेस्टर, ये सबको पता है। ठीक है, मेरा काम कम हो गया। अभी जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय का देखो, वेज प्रॉफिट एम्प्लॉई है, इसमें कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं? वेज बस आ रहा है उसके पास। सेल्फ एम्प्लॉयड जो है ये वेज दे भी रहा है, वेज ले भी रहा है और प्रॉफिट ले रहा है, रेंट दे रहा है। जो बिजनेस कर रहा है उसका भी सेम है, ये शायद वेज खुद लेना वो तो नहीं लेगा, क्योंकि जब सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ऑटोमेट कर देता है उस चीज को, वो बिजनेस बन जाता है, उसके बिना भी चलता है, तो वेज तो नहीं लेगा, ये बस वेज देगा, इसका प्रॉफिट आएगा और ये रेंट देगा, या फिर ले, मतलब डिपेंड करता है कि उस इफ ही ओन्स द थिंग्स और नॉट, बट यूजुअली जाता है क्योंकि रॉ मटेरियल्स वगैरह के लिए जा रहा है, तो रेंट इसका जाएगा। और इन्वेस्टर जो आता है लास्ट वाला, इसका प्रॉफिट आ रहा है, इसको रेंट मिल रहा है, इसका ना वेज में जा रहा है ना कहीं जा रहा है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वेयर यू वांट टू बी। ठीक है, मतलब देखो किसके पास में कितने ज्यादा वेरिएबल्स कंट्रोल में है। एम्प्लॉय के पास कुछ कंट्रोल में नहीं है, उसके हाथ में तो वेजेस भी कंट्रोल में नहीं है। As you go down, things start to get more in control. Why iPhones are designed in California and made in China? So this is not what Adam Smith says, क्योंकि ये नहीं था तब प्रॉब्लम। दो कोई भी कंट्री दो गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है, वन इज कैपिटल इंटेंसिव एंड सेकेंड वन इज लेबर इंटेंसिव। तो सपोज माइक्रोचिप्स प्रोड्यूस करने का अगर टास्क है, मतलब अपना ट्रांजिस्टर्स हो, अपने ग्राफिक्स कार्ड वगैरह हो, TSMC बनाती है, ताइवान में है कंपनी। इट इज़ वेरी कैपिटल इंटेंसिव, $30 बिलियन की मशीनरीज लगती है अगर एक 4 mm की ट्रांजिस्टर चिप बनाने है। तो ऐसी चीज़ें उन देशों ने बनानी चाहिए विच आर वेरी कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। सपोज शू मेकिंग है, क्लॉथ मेकिंग है, तो वो ऐसे लोगों ने बनाना चाहिए जहाँ पे लेबरस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वेज कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये आगे और भी आएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें उन्होंने करनी चाहिए, बट यू डोंट सी दिस हैपनिंग। अमेरिका स्टिल डज मेक सम टॉयज, या फिर टॉयज तो नहीं बनाता है, बट डिजाइनिंग क्यों कर रहा है भाई तू? Why is it still designed in California? Why is iPhone still designed in California? इसमें भी तो लेबरस लगते हैं। इट्स नॉट कि ऐसे बहुत ज़्यादा कैपिटल ये डाल के बन रहा है वो चीज़।
why it is still designed in California is because it is found out ये paradoxical चीज़ है और these countries who have a lot of capital they produce only those labor intensive goods which require high skill क्योंकि डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा स्किल लगता है मतलब इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क सो इट इज़ डिजाइन इन कैलिफोर्निया एंड मेड इन चाइना अगर वो हो पाता तो वो भी एक्सपोर्ट कर देते हैं लेकिन इट इज़ नॉट एज कॉस्ट इफेक्टिव ठीक है तो इसलिए ये बात हो गई और कंट्रोवर्सी पे आते हैं जो मेरे को कंट्रोवर्शियल लगी आपको भी लग सकती है लिखने में बहुत टाइम जाएगा मैं पढ़ लेता हूँ ठीक है व्हाट इज रियल कॉस्ट टू द बायर ऑफ एनी सर्विस इसके बारे में एडम स्मिथ बोलता है कि द टॉयल एंड ट्रबल ऑफ एक्वायरिंग इट हिमसेल्फ इज द रियल कॉस्ट टू द बायर कि वो काम अगर मैं खुद से जीरो से करूं तो हाउ मच टॉयल एंड ट्रबल इट विल कॉस्ट मी ये बोलता है कि जो बंदा सबसे ज़्यादा टॉयल एंड ट्रबल दूसरे को दे पाएगा और खुद के लिए बचा पाएगा वो ज़्यादा अमीर बनेगा बिकॉज बायर खुद वो टॉयल एंड ट्रबल करना नहीं चाहता इसलिए वो दूसरे से ले रहा है और द वन हु इज एबल टू डू इट वेरी इफिशियंटली टॉयल एंड ट्रबल बहुत इफिशियंटली करके मैं उसमें से बचा रहा हूँ कि ये टॉयल एंड ट्रबल में और ज़्यादा मैं किसी और पे डालूंगा मैंने जो टॉयल एंड ट्रबल किया वो मैंने रिकवर कर लिया इतना ज़्यादा मेरे पास पड़ा है नाउ आई कैन इम्पोज इट ऑन समवन एल्स दैट गाय इज द सेलर एंड ही गेट वेल्दी And what is fortune or wealth? What is fortune? The power of purchasing a certain command over labor and its products when it is in the market is wealth. ऐसे वो बोलता है ठीक है इस पे ज़्यादा मैंने सोचा नहीं पर ठीक है क्योंकि मेरे दिमाग में हो गया कि ठीक है कोई भी कंट्री जो ज़्यादा गुड्स एंड प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है दैट इज वेल्दी वाई Why? Because money has no intrinsic value. Yeah, of course. But कोई कंट्री का गुड्स एंड सर्विसेज उनको इतनी ज़रूरत ही नहीं है तो उनका वेल्थ कम हो रहा है क्यों नहीं होता नहीं कम हो रहा है उनका गुड्स एंड सर्विसेज उनका अगर कम हो रहा है तो इट इज़ नॉट एज वेल्दी व्हाई डू यू से जो लंदन के साथ हुआ मतलब आई मीन ग्रेट ब्रिटेन के साथ हुआ था ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इट हैड लॉट ऑफ मनी बट इट वॉज जस्ट सिटिंग ऑन अ लॉट ऑफ मनी वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना बहुत कम हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्योंकि झगड़े बहुत हो गए थे तो इफ यू सी गुड्स एंड सर्विसेज जब प्रोड्यूस कर रही है मतलब ऑकेजन्स बहुत ज़्यादा है डिजायर्स बहुत ज़्यादा है इसलिए एक्सचेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है यू कैन सी इट कि भूख बहुत ज़्यादा है लोगों को अगर भूख ज़्यादा है तो अपॉर्चुनिटीज वो भूख मिटाने के बहुत ज़्यादा है अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो और ज़्यादा काम होगा और उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे और जो एक्सेस में बनेगा वो बाहर बेच सकते हैं दिस इज वन वे टू लुक एट इट एंड हाउ डू यू सेल हाउ डू यू इम्पोज टॉयल एंड ट्रबल ओवर अदर्स कोई भी बंदा जानबूझ के क्यों टॉयल एंड ट्रबल खुद पे लेगा कि ठीक है भाई मतलब दे दे मेरे को हाँ मतलब कोई भी बंदा मतलब इफ समवन इज बाइंग यू despite knowing कि आई एम सेलिंग इट टू यू एट अ वेरी हाई प्राइस कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट क्यों बाई कर रहा है मतलब ही नोज कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे मैं ले रहा हूँ उसको वाई इज डूइंग दैट हाँ Because he can save a lot of time which he can invest somewhere else. yes of course but क्यों why is he taking toil and trouble onto himself extra again you can see it occasion है उसको दिखाना है लोगों कि मेरे पास प्रीमियम प्रोडक्ट है उसकी डिजायर है एक्चुअली बिकॉज ऑफ दैट डिजायर ही इज विलिंग टू एक्सचेंज इट फॉर अ लॉट ऑफ टॉयल एंड ट्रबल द डिजायर्स आर ड्राइविंग नॉट अ वेरी गुड आंसर बट स्टिल यू कैन जस्ट लुक एट दोज प्रिंसिपल्स यू कैन गो बैक टू दोज प्रिंसिपल्स टू लुक कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है व्हाई आर पीपल पेइंग प्रीमियम फॉर लग्जरी कार्स जो इतना ज़्यादा पेट्रोल खाती है एक हफ्ते में मेरी गाड़ी इतना तेल खाती है भाई उस पर गाने बन रहे हैं फाइनल चीज़ पे आते हैं कि वेज कैसे बढ़े अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो लेबर का हमेशा कमी होता रहेगा क्या
उसको हमेशा कम ही लेबर वेज मिलता रहेगा क्या, या ऐसी कोई कंडीशंस है जिसमें ही विल बी एबल टू गेट मोर वेज फॉर द सेम वर्क, एंड व्हाट आर दोस सिनेरियोज? ठीक है, ये इसकी यार ये इस पे नहीं हो पाएगा यार, मैं नहीं दिखा पाऊंगा इस पे पूरा चार्ट, ये पूरा फ्लो चार्ट बन रहा है। वेज बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से ये सेज की बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर एक बंदा एक दिन में एक पिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर 5 लोगों ने अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मशीनरीज आ गई, तो दे कैन प्रोड्यूस 10,000 पिन्स। तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ जाने की वजह से प्रॉफिट्स बढ़ गए। अगर प्रॉफिट्स बढ़ गए तो वेजेस तुम बढ़ा के मांग सकते हो। यू कैन गिव द पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स बैक टू द लेबरर्स। एक तो यहाँ जाएगा, और दूसरा ऑफ कोर्स ओनर के पास जाएगा। एक तो वापस जाएगा। अगर ये जो काम कर रहे हैं, लेकिन लेबरर्स जो काम कर रहे हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा हाई स्किल का जॉब है, तो कंपटीटर्स लेस होंगे। जो लोग ये काम कर सकते हैं वो बहुत कम होंगे। तो जो ओनर है उसको शॉर्टेज हो जाएगा कि लेबरर्स मिलेंगे नहीं, लेबरर्स मिल नहीं रहे हैं। तो जो लोग मास्टर्स के दूसरा बिजनेस बना के बैठा है, उनके बीच में कंपटीशन होगा। जैसे सिलिकॉन वैली में हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड काम है, बहुत सारे ज़्यादा बिजनेसेस है, उनको इंजीनियर्स की ज़रूरत है, तो उनके बीच में कंपटीशन चलता रहता है। तो वो कंपनी तेरे को कितना दे रही है, भाई मैं तेरे को ज़्यादा बढ़ा के देता हूँ। कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होता है, भाई वो कितना दे रहा है, मैं तेरे को ज़्यादा बढ़ा के देता हूँ। ऐसे केसेस में वेज बढ़ के मिलता है। अगर मेडिसिन में भी ऐसा हो जाए, होता होगा, मेरे को पता नहीं है, अभी मैं आया नहीं हूँ। किसी के हो गए पापा तो आई डोंट नो, यू कैन टेल। ऐसा होता है कि नहीं भाई वो हॉस्पिटल तेरे को कितना दे रहा है, मैं तेरे को ज़्यादा बढ़ा के देता हूँ, तो हमारे हॉस्पिटल आ जाओ। होता होगा, ऑफकोर्स होता होगा। ठीक है, तो ये मास्टर्स के बीच में कंपटीशन होगा तो वेज बढ़ेगा। ठीक है, अभी मास्टर्स तो चुप बैठेंगे नहीं कि भाई ये बढ़ाते जा रहा है। तो अगर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है ये बिजनेस, अगर ये मास्टर है जो गुड्स प्रोडक्शन के बिजनेस में है, और किसी और कंट्री में ये सस्ते वेजेस से कर पा रहा है वो काम, तो he'll try to outsource that work. गुड्स के बारे में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विसेज। अगर सर्विसेज ऐसी है कि बाहर के लोग इधर आके वो काम कर सकते हैं, तो he'll try to bring those people to his country and make the same work. डॉक्टर्स यूएस में जाता है। दूसरी बात, ऐसा अगर वो सर्विस उधर ही नहीं बनानी है, जैसे तो he'll try to export the service to here। मतलब जैसे मेडिकल टूरिज्म तुम देख लो, वो बोलेगा कि ठीक है, अगर मेरे को वेज बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है उधर, पूरी सिस्टम का ही कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो बोले कि भाई तुम इधर ऑपरेशन कराने की वजह से बेटर है कि तुम इंडिया में जाके करा लो। तो मेडिकल टूरिज्म का यहाँ अपॉर्चुनिटी आ गया। दूसरा एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आया इज टेररिज्म, कि अमेरिका फाइंड्स इट वेरी हार्ड कि अपने सोल्जर्स को जाके वहाँ पे अफगानिस्तान में भेजो, वो मरेंगे, फिर उनका पूरा कंपेंसेशन कर दो, देयर वेजेस आर वेरी हाई। उससे बेटर है कि पाल लो, नए सस्ते में टेररिस्ट बना लो उधर। तो दे आर आउटसोर्सिंग जो सर्विसेज वो खुद नहीं कर सकते। इवन आर्मी इफ यू काउंट इट एज अ सर्विस, दे आर आउटसोर्सिंग द सर्विस इटसेल्फ। ये एक हो गया, ये एक सिनेरियो हो गया उधर। गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पे अपन ने डिवाइड कर लिया। स्किल इज वेरी हाई, सपोज स्किल इज वेरी लो, तो बहुत सारे वर्कर्स आ जाएंगे काम करने के लिए, तो कंपटीशन बिटवीन द वर्कर्स विल बी वेरी हाई। तो मास्टर्स के हाथ में कंट्रोल आ गया। एंड सी, दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हो तुम। एक तो ओनर के पर्सपेक्टिव से, वेज बढ़ते जा रहा है क्योंकि प्रोडक्शन डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, वेज बढ़ते जा रहा है, लेकिन लो स्किल्ड जॉब है। ओनर बोलेगा भाई मेरे को इधर देने की जरूरत है नहीं, वेज बढ़ता जा रहा है, कोई और देश में आई ट्राई टू आउटसोर्स इट, मैं बाहर से करा लूंगा। और वेज जो लेबरर है वो क्या बोलेगा कि भाई यहाँ पे द पीपल आर नॉट गिविंग मी द मनी आई डिजर्व, ठीक है, द मनी आई डिजर्व, सो व्हाई डोंट आई ट्राई फॉर अ डिफरेंट जॉब। तो जो लो स्किल जॉब है
उसके लिए डिमांड उस कंट्री में कम होती ही जाएगी. तो नॉट मेनी पीपल विल बी विलिंग टू वर्क फॉर लो वेजेस इन दोज कंट्रीज. ऐसा ही ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, यूएस में भी अभी वही हो रहा है कि पीपल वुड वांट टू डू मोर एंड मोर स्किल जॉब्स. तो लेस स्किल जॉब्स करने के लिए है ही नहीं कोई लोग. दिस इज वन साइन विच रे डालियो सेज कि इज अ इंडिकेटर टू फॉल ऑफ अ नेशन. अगर तुमको ये चीज दिख रहा है कि नो वन इज विलिंग टू वर्क लो स्किल जॉब्स एंड पीपल आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, दिस इज द श्योर शॉट साइन कि द कंट्री इज गोइंग टुवर्ड्स अ डिक्लाइन. क्योंकि ज़्यादा स्किल वाले काम तो बहुत लोग कर नहीं पाएंगे, तो काम ही नहीं बच रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, वेल डिवाइड बढ़ जाएगा. और जो मास्टर्स है दे ट्राई टू आउटसोर्स फ्रॉम अदर कंट्री. वाई दो इफ दैट एनी वे आउटसोर्सिंग, देश में अगर बहुत ज़्यादा ये बढ़ रहा है, रिबेलियन हो रहा है, तो दे विल शिफ्ट टू अदर कंट्री. तो वैसा पैसा मूव करेगा उस कंट्री से दूसरी कंट्री में ऑटोमेटिकली, ऐसा हो रहा है. और एक बात पैसे की मूवमेंट के बारे में, अभी के लिए यू विल सी कि देयर आर सम इंडस्ट्रीज विच गिव वेरी हाई रिटर्न्स. मतलब तुम्हारा हेल्थ केयर इंडस्ट्री पकड़ लो, बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न वाली इंडस्ट्री है कि इनपुट या फिर तुम्हारा ये आता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई इन हेल्थ केयर एंड इट इज वेरी लो इन एग्रीकल्चर. सो व्हाट ही सेज कि नेचुरली दिस विल हैपन, बहुत सारा पैसा हेल्थ केयर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा बिकॉज बहुत ज़्यादा मार्जिन है, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न है. तो मेनी पीपल विल द कैपिटल विल स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स दोज इंडस्ट्रीज फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड द अदर इंडस्ट्रीज विच आर नॉट एज मच प्रॉफिटेबल. उसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ जाएगा क्योंकि देयर आर मेनी प्लेयर्स विच इज बेनिफिशियल टू द कस्टमर. कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन द रिटर्न जो मिल रहे हैं प्रॉफिट्स विल फॉल डाउन क्योंकि पैसा कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन उसमें कम होने वाला है. एंड दिस इज नेचुरली क्या हो रहा है कि द नेचर इज बैलेंसिंग इटसेल्फ. अगर किसी चीज़ में ज़्यादा ये हो रहा है ना, रिटर्न्स आ रहे हैं, तो वो अपने आप धीरे धीरे थोड़े साल बाद, यू डोंट नो हाउ लॉन्ग, बट इट विल बैलेंस आउट और फिर दूसरी इंडस्ट्री में ज़्यादा आएगा एंड इट विल कीप स्विंगिंग लाइक दिस. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि बहुत डायनेमिक चीज़ है वो, कि किस इंडस्ट्री में हाई रिटर्न्स है वो आज है, वो कल नहीं रहेंगे. किसी और इंडस्ट्री में अभी कम है, कल बढ़ जाएंगे. ये भी तुम सीख सकते हो फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ मनी. एंड फ्रॉम हियर ऑन ही गोज ऑन टू से कि बैंकिंग सिस्टम कैसे होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए, हाउ शुड गवर्नमेंट फंक्शन, बिजनेस भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. इन दोज थिंग्स आई डोंट थिंक आई हैव रेड इनफ एंड यू डोंट नीड इट. सो आई वुड लाइक टू स्टॉप ऑन दिस पॉइंट. बोलता है कि कोई भी चीज कंट्री में इंटरेस्ट रेट कब बढ़ता है मनी का. द इंटरेस्ट ऑन मनी राइजेस व्हेन द कंट्रीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉल्स. तब इंटरेस्ट ऑन इन मनी राइजेस. क्यों? क्योंकि बहुत कम रिसोर्सेस है, बहुत कम प्रोडक्शन है और उसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. तो एवरीवन विल ट्राई टू सेव मनी में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा लोगों का. तो इंटरेस्ट ऑन मनी की वजह से बेटर है, इट इज बेटर टू कॉल इंटरेस्ट इन मनी इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी. इफ यू लुक एट इट लाइक दैट, इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू. और बेसिकली ये भी सब छोड़ दो, ये जो भी बोला वो छोड़ दो. इफ यू जस्ट ट्राई टू बी इंटरेस्टिंग ऑलवेज, यू विल ऑलवेज गेट मनी. Whichever thing is interesting, the money flows there. Basically, मतलब you always, interest is very dynamic thing. It keeps shifting. You try to predict कि क्या चीज़ interesting होने वाली है, कौन सी चीज़ अभी interesting है, and just try to get advantage. This will help a lot. चक 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 चक. हाँ क्या हुआ?
और बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलने के लिए बट बस ये काफ़ी है हाँ पहले तो बेस्ट को भी चलेगा